हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन। एक चैप्टर या हम इसे बोलना चाहें कि हमारे पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, को हम TND बोलते हैं। उसका सबसे बेसिक जो चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन। तो आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कैसा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम इफ V इज द ट्रांसमिशन वोल्टेज। आपका जो V है वो ट्रांसमिशन वोल्टेज, मतलब V वोल्टेज पे आप पावर को या एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, कितने वोल्टेज पे? V वोल्टेज पे। वेट ऑफ कॉपर नीडेड इज प्रोपोर्शनल टू। हमको जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन हम बनाते हैं वो कॉपर का बनाएंगे। तो जो कॉपर का बना रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, तो उसके लिए हमको कॉपर का जो वेट है वो कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए। अगर हम वोल्टेज V पे काम करें तो V से कैसे मतलब V को हम ज्यादा करें या कम रखें। ज्यादा रखेंगे तो उससे हमको क्या एडवांटेज होगा, है ना, और कम रखें तो क्या एडवांटेज होगा, ठीक है ना। तो हमको कॉपर के बारे में बात करनी है और V हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन वोल्टेज है। सब कुछ ध्यान समझिएगा। हम लोग करने क्या वाले हैं, पावर को ट्रांसमिट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos phi। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमको ट्रांसमिशन पे हम वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना, अगर हम वोल्टेज को ज्यादा रखें तो हम कम करंट पे भी काम कर सकते हैं। और अगर करंट कम है, अगर करंट कम है दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर करंट कम है तो हम वोल्टेज को ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट कम होने से हमको कॉपर की रिक्वायरमेंट कम होती है। कॉपर रिक्वायरमेंट हमको कम होती है, याद रखिए सभी लोग, है ना। कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास यहाँ पे होगी लेस, अगर आपके पास करंट कम है तो बात वही करी जा रही है कि अगर हम वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा दे तो हमारे पास करंट बढ़ जाएगा। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट कम हो जाएगा, और जब करंट कम हो जाएगा तो उससे हमारे पास कॉपर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो वेट ऑफ कॉपर होगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/V² के। ये मैंने आपको जो हमारा फुल लेक्चर था इसका छोटा सा डेरिवेशन था वो मैंने आपको कराया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V²। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, ठीक है। अब कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 1/V क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हम कॉपर लॉस के बारे में बात करते हैं ना। तो कॉपर लॉस का तो 1/I² R होता है। तो अगर हम I का स्क्वायर करेंगे उसकी वजह से यहाँ पे ये स्क्वायर भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको कराया, वो आप वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज। हम AC में चीजों पे ज्यादा ऑपरेट करते हैं, ट्रांसमिशन भी ज्यादातर AC में करते हैं। हालांकि अब तो DC में भी ट्रांसमिशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि DC में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बट कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि AC के साथ हमको मिलते हैं। उनमें से कौन सा एडवांटेज हमारे पास करेक्ट है, एक बार देखते हैं। कन्वर्जन फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अदर। कितना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, अगर हमारे पास सप्लाई AC है हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं कितनी आसानी से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको AC के साथ तो मिलती है। तो ए स्टेटमेंट तो सही है। बी को भी देख लेते हैं, AC कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू DC बाय यूजिंग रेक्टिफायर। बिल्कुल सही बात है, हम रेक्टिफायर के थ्रू AC को DC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजी। तो ए वैसे सही है, बी भी सही है। सी को देखो बोला जा रहा है, AC is easy to maintain and can be easily distributed at long distance। बिल्कुल सही बात है ना। AC को हम बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनको मेंटेन करना बड़ा आसान है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर देखने को मिलते हैं, है ना। तो ज्यादा दिक्कत की बात इसमें होती नहीं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। क्योंकि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हमको दिख गया कि सेम है, सही है, करेक्ट है, तो बाकी दो भी सही ही होंगे, ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पावर हाउस ऑन हाई वोल्टेज AC। जो हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन है या हमारे पास जो पावर हाउस है
उनमें से हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों करते हैं? हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिट करते हैं पावर हाउस से, क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल फास्टर एट हायर वोल्ट। ये कौन सी बात हो गई भाई? ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो करंट ज्यादा फास्ट चलेगा, ये कौन सी बात? करंट की इंटेंसिटी का यहाँ पे कहां से फर्क पड़ गया, है ना? तो ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं। दूसरा पूछा गया है, इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज। बिल्कुल सही बात है यार। आप ये समझिएगा ना कि आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, ठीक है ना, वी आई कॉस फाइव। अगर आपने, आपको सेम अमाउंट ऑफ पावर, मान लीजिए आपके पास जो पावर है वो सेम अमाउंट है ना, मान लो कितना आपके पास 100 वॉट है पावर। अगर 100 वॉट पावर के लिए आप वोल्टेज को ज्यादा कर दें, अगर आप वोल्टेज को ज्यादा कर देते हैं तो आप यहाँ पे करंट को क्या कर सकते हैं, लेस। और करंट आपका कम हो गया तो आपका जो लॉसेज होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लेस। और जब ये आई स्क्वायर आर लेस हो जाएगा तो आपकी इफिशियंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आपकी यहाँ पे इफिशियंसी यहाँ पे हो जाएगी डिक्रीज। तो यहाँ पे बोला गया इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज, इसलिए हम लोग अपने पावर हाउस से जो वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज एसी करते हैं। एक बार सी ऑप्शन में देख लेते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट पावर एट लो वोल्टेज। गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लो वोल्टेज ही पावर को जनरेट कर सकते हैं। चांसेस ऑफ स्टीलिंग ट्रांसमिशन लाइन आर मिनिमाइज्ड। ये कौन सी बात हो गई भाई, है ना? तो हम लोग जो ट्रांसमिशन का वोल्टेज, हाई वोल्टेज इस वजह से उसको चोरी कर लेगा, ऐसा नहीं, है ना? कोई चोरी की डर की वजह से हम उसको इतनी ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लो भी रहेगा तब भी उसको चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उसको कोई चुरा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली कैरीड आउट एट विच वोल्टेज लेवल। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं, फिर प्राइमरी आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग आते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो हमारे घर पे सप्लाई आती है हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो हमारे घर पे सिंगल फेज सप्लाई, तो आपका सिंगल फेज कहाँ पे, ये। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 440 वोल्ट/230। ये हमारे होते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सॉरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल of its original value, the same power can be dispatched keeping the line loss। अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को डबल कर रहे हैं ना, तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, ठीक है ना? तो क्या बोला गया, द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉस 1/4 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है ना P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है? तो यहां से I जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू P अपॉन V कॉस फाई। वोल्टेज को आपने क्या कर दिया यहाँ पे, डबल। आपने इसको क्या किया, डबल किया ना, वोल्टेज को डबल ही तो किया गया। देखो आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को आपने क्या किया, डबल। तो अगर आपने एक, हाँ, अगर आपने इसको वोल्टेज को डबल किया, राइट, तो इससे करंट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ। और करंट अगर हाफ हो गया तो मेरे पास जो लॉसेस होते हैं ना वो आई स्क्वायर आर होते हैं। तो करंट अगर हाफ है तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, है ना? तो हमारा जो लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम वर्किंग एट 0.9 lagging power factor has a line loss of 3600 kilowatt. If power factor is reduced to 0.6, the line loss would become। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग को बोला गया थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है, 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पे काम कर रहा है, उसमें लॉस दिया गया है ना, P1 जो लॉस है वो कितना आपके पास 3600 किलोवाट
एट व्हाट पावर फैक्टर, 0.9 पावर फैक्टर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया, इफ द पावर फैक्टर इज रिड्यूस्ड टू 0.6, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 0.6 पे, ठीक है, तो मेरे पास पावर लॉस कितना होगा ये मेरे को बताना, P2 की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे मुझे बताना है किसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे P अपॉन वी कॉस फाई। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो ना, आप प्रॉपर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं पे वोल्टेज और पावर तो सेम बोला गया, पावर तो आपको सेम बोला गया है, ठीक है ना, आपको बस ये बोला गया है कि वोल्टेज सेम रखना है और पावर सेम रखना है, ठीक है ना। तो आपका जो आई है वो कॉस फाई के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। आई जो है आपका दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस फाई। और आपको लॉसेस के बारे में बात करना, तो लॉस क्या होता है आपका आई स्क्वायर आर, है ना। तो आपका जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई के प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो आप यहां से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस फाई, कॉस स्क्वायर फाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 कितना आपका 36, राइट ना, 3600, तो 36 अपॉन P2 इसका कितना है, cos स्क्वायर फाई 2 0.6 का स्क्वायर अपॉन में 0.9 का स्क्वायर, तो P2 यहां से कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/3, है ना। P2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 80, 81, 81 किलोवाट, 81 किलोवाट, सॉरी 81 डबल जीरो भी है, 8100, 8100 किलोवाट, डबल जीरो भी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी ए, ठीक है ना। समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन देखने में जरूर आपको नया क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है ना, बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट्स, देखो जो हमारे पास हाई वोल्टेज है जो कि किसको फीड करेगा, सब स्टेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन तो नहीं बोल सकते। देखो सब स्टेशन कहाँ पे होता है, देखो आप ये समझिए कि ये मान लो जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपका जनरेशन और ये आपका घर है जहां पे होता है यूटिलाइजेशन, है ना, ये आपको होता है यूटिलाइजेशन, ठीक है। आपके घर के पहले यहाँ कहीं पे आपके पास होता है सब स्टेशन, सब स्टेशन से आपके घर तक जो पहुंचता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो अब पूछा है कि हाई वोल्टेज लाइन जो कि सब स्टेशन को फीड करे और जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को फीड करे उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। और उसके पहले भी जो आएगा उसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना सब स्टेशन, जो सब स्टेशन को फीड करे वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आर, है ना, हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कौन सा वोल्टेज होगा ये हमको बताना है। देखो
तो आप इसको ऐसे समझिए, हमारे पास लो वोल्टेज कौन सा होता है जो आप लोग घर पे यूज करते हो ना, कौन सा, 230/440 वोल्ट, ये तो हो गया आपका लो वोल्टेज। फिर आता है आपका हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग इसको 11 किलो वोल्ट है ना, 33 किलो वोल्ट, इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। फिर एक आपके पास आता है EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV है ना। EHV में आपका होता है इसके ऊपर, मतलब 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, ये आपका होता है EHV। और उसके आगे भी होता है आपका UHV, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, UHV, तो वो होता है आपका 765 के आसपास किलो। तो आपसे देख लो EHV पूछा है, EHV आपका कितना होगा, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 132 एंड एबव, एबव मतलब कि 220 किलो वोल्ट है ना, इतना। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर है सभी कोई चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रांसमिशन सिस्टम द लोड करंट इज, हमारे एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में लोड करंट क्या होती है? ऑप्शन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर, नहीं, लोड करंट नहीं होती भाई, लोड करंट हमारी होती, लॉस होता था, हमने बताया ना, जो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया इसके पहले न्यूमेरिकल वाला, वहां पे लॉस था जो स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल था। लोड करंट तो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर फैक्टर की, 1/cos फाई, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखो कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं भाई, आपको यहाँ पर पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी कॉस फाई। पी को और इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, तो आई में और कॉस में क्या रिलेशन है, ये चीज मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग करने फर्स्ट सेमेस्टर में गया होगा ना, उसको भी चीज पता होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कम चीजें पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन आना चाहिए, और वही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन आ 60 किलोमीटर, ओके 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, द बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, 60 किलोमीटर की लाइन है ना, और उसमें मुझे अंडरग्राउंड पावर को ट्रांसमिट करना है, तो मैं कौन सा सिस्टम को यूज करूंगा, सिंगल फेस एसी, 3 फेस एसी, हाई वोल्टेज एसी और डीसी ट्रांसमिशन। देखो अंडरग्राउंड के केस में है ना, थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, जो आपका अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है ना, कॉस्टली होता है, लेकिन जो बेस्ट उसके लिए सुटेबल होगा वो होता है डीसी ट्रांसमिशन, है ना। तो जो हमारे केबल्स के फॉर्म में होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जो बेस्ट सुटेबल होगा वो क्या होगा हमारे पास, डीसी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिटिंग पावर एट हायर वोल्टेज रिक्वायर मोर, अगर आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हो पावर को, तो आपको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। देख लेते क्वेश्चन को, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, प्रोटेक्शन तुमको ज्यादा चाहिए, स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। फास्टर कंट्रोल ऑफ मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, आपने सर्किट ब्रेकर वगैरह में देखा होगा कि आपके पास जब ज्यादा वोल्टेज होगा तो वहां पे आर्किंग भी ज्यादा होती है, तो हमको उनको मिनिमाइज भी जल्दी करना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। जब दो स्टेटमेंट सही हो तो हमारा एक कन्विक्शन बन जाता है कि हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, बट तब भी ऐसा भी नहीं सोचना कि वही हमारा सही होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने दो स्टेटमेंट जो पढ़े वो गलत भी हो सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा ऑप्शन को रीड कर लेंगे। सी ऑप्शन क्या है, लार्जर कंट्रोल ऑफ मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ है ना, तो आपको ज्यादा कंट्रोल लगाना पड़ेगा, लार्ज कंट्रोल लगाना पड़ेगा अगर आपके पास वोल्टेज ज्यादा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस, है ना, कि अगर आप वहां पे पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हो तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है प्रोटेक्शन की। सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको, जो वहां पे आर्किंग हो रही है ना, उनको बुझाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी बुझाना पड़ेगा और ज्यादा टाइम तक बुझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आर्किंग नहीं बुझी तो एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा सिस्टम में, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। हाँ एडवांटेज हम देखो, ये हमको एक तरह से डिसएडवांटेजेस हैं हाई वोल्टेज को यूज करने के, लेकिन इससे एडवांटेजेस भी मिलते हैं। मेन एडवांटेज ये है कि अगर आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करोगे
तो कॉपर की रिक्वायरमेंट कम, कॉपर बहुत महंगा है, ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। हालांकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, बट अगर कॉपर के बारे में बात करें तो हम उसको कॉपर के वेट के फॉर्म में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम कंपेयर्ड टू द ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। अंडरग्राउंड का सबसे खराब जो ड्रॉबैक है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कंपेयर करते हैं इसको, जो हमारे घर के बाहर लाइन गई है ना, बाहर हवा में जो टंगी हुई है उनको बोलते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। और जो मुंबई वगैरह में है ना अंडरग्राउंड वायरिंग है, तो अगर उसके बारे में बात करें तो अंडरग्राउंड की कौन सा बड़ा डिसएडवांटेज है, एक्सपोजर टू लाइटनिंग। कहां से लाइटनिंग होगा भाई इसमें, लाइटनिंग मतलब कि जो बिजली कड़कना, जो वो ग्राउंड के अंदर है, जमीन के नीचे है, तो उसमें कहां से लाइटनिंग का दिक्कत होगा, तो ये दिक्कत, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। हैवी इनिशियल कॉस्ट, हाँ, जब आप अंडरग्राउंड केबल बनाते हो तो जमीन पे उसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा आपको इनिशियल कॉस्ट बियर करना पड़ता है ना, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर हैजार्ड सच एज स्मोक, आइस, विंड, कहां से आ जाएगा भाई, धुआं कहां से आ जाएगी, हवा कहां, जमीन के नीचे है वो, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। इंडक्शन इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट, आपको मैंने बताया था कि जो ओवरहेड लाइंस है उनके नीचे हम लोग पावर केबल भी, मतलब जो हमारी कम्युनिकेशन केबल है ना, वो केबल भी हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारी ग्राउंड तो अंडरग्राउंड है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई इनिशियल कॉस्ट, जो हमारा सबसे मेन डिसएडवांटेज है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में, कि हमें स्टार्टिंग के टाइम पे केबल को बिछाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट को लगाना पड़ता है। ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसके लिए, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं पूरे पावर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन, उसी के सारे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूं। टॉपिक वाइज जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, आप ये मत समझिए सर एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन लग रहा है, एक ही टॉपिक के मैं पर्पसफुली करा रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी सारे टॉपिक कराऊंगा वन बाय वन। क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज रेज्ड फ्रॉम 11 किलोवोल्ट टू 33 किलोवोल्ट, द लाइन लॉस वुड बी, अरे भाई आपने वोल्टेज को 3 गुना किया तो लाइन लॉस 1/n स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 1/3 स्क्वायर, मतलब डिक्रीज बाय 1/9, डिक्रीज बाय 1/9, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को देख के फिर पेन कॉपी लेके सॉल्व करो, अभी इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया ना, और हमारा मेन एडवांटेज यही है टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि जब हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि बाकी के जो क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कुछ ज्यादा नया होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्टेप अप सब स्टेशन, स्टेप अप सब स्टेशन, देखो एक सब स्टेशन है जो कि चीजों को स्टेप अप कर रहा होगा, आप इसको ये समझिए कि ये किसके बारे में बात करा जा रहा है, प्राइमरी ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद एक सब स्टेशन लगा हुआ जो कि वोल्टेज को बहुत हाई कर रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्म लगाते हैं ना वहां पे, इसलिए हमको बोला गया फ्रॉम द स्टेप अप सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर एट 220 किलो वोल्टेज ट्रांसमिटेड, यहाँ पे लिखा ना 220 किलो वोल्टेज ट्रांसमिटेड टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी बाय, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या होगा, किस सिस्टम में हम उसको ट्रांसमिट करेंगे पूछा गया है। 3 फेज 2 वायर ओवर सिस्टम, ये तो बेवकूफी होगा भाई, 3 फेज 2 वायर नहीं होता, दो ही चीजें होती है, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर। 3 फेज 4 वायर की रिक्वायरमेंट होती है जब आपके घर पे कहीं पे लाइट चाहिए, क्योंकि आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। और प्राइमरी जो ट्रांसमिशन है, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वहां पे कोई लोड थोड़ा ना कनेक्ट हो जाएगा बीच में, तो न्यूट्रल रिक्वायरमेंट हो, हम उसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, राइट। स्टार का जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, डी नहीं होगा, डी मत करिएगा। 3 फेज 4 वायर ओवरहेड की, ओवरहेड ना, हाँ सही है, 3 फेज 4 वायर ओवरहेड सिस्टम हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओवरहेड 3 फेज 4 वायर में न्यूट्रल एक हमको अलग से ट्रांसमिट करना पड़ेगा प्राइमरी ट्रांसमिशन में, तो उसके लिए हमको जरूरत नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। हमारा जो बेस्ट सुटेबल पूछा गया ना हमसे, तो हमारा होगा 3 फेज 3 वायर प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए।
ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ट्रांसमिशन लाइन को, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को किस बेस पे देख के हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं? साइज ऑफ कंडक्टर, द ऑपरेटिंग वोल्टेज, द अमाउंट ऑफ करंट कैरीड बाय द लाइन, नन ऑफ दीज। देखो अगर आइडियली मैं बोलूं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए अगर आइडियली मैं बोलूं तो, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे होना चाहिए था। बट अगर नहीं है तब भी हम नोज कॉन्सेप्ट को टिक करेंगे, क्योंकि देखो ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में साइज का फर्क तो होता है ना। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में साइज का डिफरेंस तो होगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसमिशन ज्यादा में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम में होगा, तो ये तो होता ही है। द अमाउंट ऑफ करंट कैरीड बाय द लाइन, ये भी सही बात है कि भाई ट्रांसमिशन में हम ज्यादा करंट को रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में उसको करंट हमारी कम होती जाएगी फीडर के थ्रू, है ना। तो हमारा एक तरह के सारे आंसर करेक्ट लग रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है, तो हमें कोई एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा इन्हीं में से ही। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना वोल्टेज का, वो क्या है? ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। तो हम इस पे क्वेश्चन को जो सही मानेंगे वो बी ऑप्शन मानेंगे। बट अगर हम देखें तो इसका आंसर अगर ऑल ऑफ द अबव है तो उसको टिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लेंथ भी होता तो लेंथ भी हमारा सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हायर वोल्टेज थ्री फेज ट्रांसमिशन, थ्री फेज ट्रांसमिशन है, थिक न्यूट्रल वायर इज यूज्ड, थिन न्यूट्रल वायर इज यूज्ड, न्यू न्यूट्रल पॉइंट इज यूज्ड। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना यार कि जो हमारा ट्रांसमिशन होगा, है ना, वो थ्री फेज थ्री वायर में होता है, और थ्री फेज थ्री वायर में हमारे पास न्यूट्रल की जगह नहीं है, नो न्यूट्रल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो न्यूट्रल पॉइंट इज यूज्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है सभी कोई चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर में बी ट्रांसमिटेड? इलेक्ट्रिक पावर हमारी किस सिस्टम में ट्रांसमिट हो सकती है? ओवरहेड में हो सकती है, अंडरग्राउंड में भी हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। बड़ा ही सिंपल और बेवकूफ वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। पावर को हम किस में ट्रांसमिट करते हैं? अंडरग्राउंड भी ट्रांसमिट होती है, ओवरहेड भी होती है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन में था ही नहीं कि हम उसको डिस्कस करें, ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम? तो आपको थ्री फेज फोर वायर होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले होता है पहले ट्रांसमिशन, मतलब डेल्टा होगा, उधर से डेल्टा आ रहा है और भेजना आपको स्टार है, क्योंकि न्यूट्रल चाहिए आपको लोड को, है ना, फोर वायर। तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा स्टार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि प्राइमरी साइड से जो चीजें आ रही वो डेल्टा के फॉर्म में, लोड जहां आपको भेजना वो स्टार के फॉर्म में, न्यूट्रल चाहिए उनको, तो डेल्टा स्टार हमारा करेक्ट। जो हमारा कंफिग्रेशन हमको चाहिए थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए, वो क्या चाहिए? डेल्टा स्टार। स्टार में एक पॉसिबिलिटी है न्यूट्रल पाने की, है ना, और किसी में पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? बड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखते हैं। An 800 kilovolt transmission line has a maximum power transfer capability of P if it is operated at 400 kilovolt। अच्छा, मतलब वोल्टेज को हाफ कर दिया गया ना, पहले 800 था अब 400 किलोवोल्ट कर दिया गया। With the series reactance unchanged, the new maximum power transfer capability is approximately। आपका P max का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? Vs इंटू वी आर अपॉन एक्स। हाँ, पी का फॉर्म होता है इंटू साइन डेल, डेल्टा के बारे में कोई बात की नहीं की गई तो साइन डेल्टा में वन मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो पी मैक्स मेरा ये होता है, मतलब पी मैक्स किसके प्रोपोर्शनल है? वी के प्रोपोर्शनल है। ये सुनो, पी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वी इंटू वी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे करके देख लो इसको, है ना। पहले कितना था? पी 800 स्क्वायर पे कितना पावर था? अपॉन करो इसको मैं 400 स्क्वायर, है ना।
इसमें था आपके पास कितना, P1, ये हो जाएगा P2, है ना। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1/4, है ना। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा P1/4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, P/4, मतलब वही P1 जो लिखा वहां पे है ना, वो P/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash dash electric power is the most common method used by electrical grid to transfer power। मोस्ट कॉमन मेथड तो 3 फेज कनेक्शन, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, electricity supply system are invariably 3 phase and they are so designed and loaded that the operation is, हम अपने 3 फेज सिस्टम को ऐसे यूज करते हैं कि वो कैसा रहे, बैलेंस 3 फेज रहे, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ 3 फेज, बैलेंस है हमारा ऑपरेशन, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर is increased, which of the following parameter is likely to change। अगर आप अपने ट्रांसमिशन लाइन की हाइट को चेंज कर रहे हो ना, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया यार, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कहता है एप्सिलॉन ए बाय डी। तो अगर आप हाइट बढ़ा रहे हो मतलब डी चेंज हो रहा है, मतलब आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये एक हमने पावर सिस्टम की डिजाइन के बारे में देखा, ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेके पावर सिस्टम का और उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। जो भी आपका डाउट है वो अपने कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो वीडियो होगा प्रैक्टिस सेशन का, वो उसी टॉपिक पे होगा जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।